कैसे सॉल्व करोगे इसको? हाँ इस क्वेश्चन को देखा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय पंपिंग एचसीएल फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द स्टमक। ये बोल रहा है कि ब्लड प्लाज्मा से क्या आ रहा है, मान लो ये मेरा ब्लड प्लाज्मा, मैंने बताया था ना कि विजुअल बनाते नहीं हो, इतने लेजी हो कि आपने बनाया। क्वेश्चन समझ में आया तो बन जाना चाहिए तब तो क्वेश्चन का विजुअल क्या कह रहा है कि यहां से जो है क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, क्वेश्चन किधर से किधर जा रहा है, प्रोड्यूस पंपिंग एचसीएल फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा टू, तो अगर ये ब्लड प्लाज्मा है तो इससे कहां जा रहा है, स्टमक में जा रहा है। क्या जा रहा है, एचसीएल। ब्लड प्लाज्मा का पीएच कितना दिया गया है, देखो इंफॉर्मेशन यही पकड़ना है। ब्लड प्लाज्मा का पीएच कितना है, 7.4 और स्टमक का कितना है, 1.5। अब मेरे जो है बताने पे सब आपको आता चला जाएगा। अगर पीएच 7.4 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितना होगा, 10 टू पावर माइनस 7.4। और अगर ये पीएच 1.5 है तो यहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 10 टू पावर माइनस 1.5। पहले रीड किया, उसके बाद विजुलाइज किया, और फिर हमने डेटा को यहाँ पे लिखा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे, ये और ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि अब हमने H प्लस निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि आपका जो बेसिक केस है, ये जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा यही होगा CF, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट फाइनल लोकेशन, क्योंकि यहां से H प्लस इधर जा रहा है तो ये फाइनल हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन एट इनिशियल पोजीशन CI। तो व्हाट विल बी द डेल्टा G, डेल्टा G इज RT ln CF अपॉन, यही तो होता है। तो पुट द वैल्यूज, R की वैल्यू यहाँ पे देखो किलो जूल पर मोल में दिया भी है क्वेश्चन में, तो अब क्या रखोगे, 8.315 जूल पर मोल पर केल्विन, यही तो है। उसके बाद टेम्परेचर कितना रखोगे आप, देखो टेम्परेचर यहां दिया हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 310 केल्विन यूनिट के साथ। डोंट मिस द यूनिट, क्योंकि अगर यूनिट मिस किया तो कहानी क्या हो जाएगी, गड़बड़। उसके बाद ln CF अपॉन CI की अगर मैं बात करूं तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, CF अपॉन CF की वैल्यू कितना है, 10 टू पावर माइनस 1.5, और CI कितना है, 10 टू पावर माइनस 7.4। ये ऊपर जाएगा है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर माइनस 5.9, ठीक है। माइनस होगा प्लस होगा, प्लस होगा, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये बड़ी वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस। अब यहाँ पे रख दो 10 टू पावर 5.9, ये 5.9 आगे लिख दोगे, ये ln 10 हो जाएगा, यही तो होगा ना, पावर क्या हो जाता है आगे, तो आगे कर दो। तो इस पूरे अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, जूल पर मोल बचा हुआ है, तो 8.315 310 इंटू 5.5, और ln 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 8.315 इंटू 310 इंटू 5.9, और ln 10 की वैल्यू हो जाएगी 2.303, और ये हो जाएगा जूल पर मोल। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। नहीं आया, नहीं आया ना, आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगला चला जाए। समझ में आया मैं किस तरीके से प्रोसीड करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले रीडिंग क्लियर होनी चाहिए, रीडिंग में जो इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं उनको पहले तो माइंड में रखना होगा, और उससे हमने इंटरप्रेट किया कि HCl जो है वो ब्लड प्लाज्मा से स्टमक में जा रहा है, जिससे कि ब्लड का जो पीएच 7.4 है और HCl जाने की वजह से स्टमक का पीएच 1.5 हो जा रहा है। फिर हमने इन्हीं दोनों के लिए कितनी डेल्टा G चाहिए उस हिसाब से हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, और वो लगभग इसके करीब आ जाएगा, है ना। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर 1 मोल एटीपी हाइड्रोलिसिस में इतनी एनर्जी रिलीज होती है तो इतनी एनर्जी के लिए कितना मोल चाहिए, तो डिवाइड कर लो 58 से, है ना, 58 से डिवाइड करोगे ये मोल पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर अगेन क्वेश्चन में जो है रीडिंग इंटरप्रिटेशन के साथ क्या आता है बच्चे, नॉलेज एप्लीकेशन जो मिस कर रहे हैं आप लोग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है और नॉलेज एप्लीकेशन में लैग कर रहे हैं। ऑनलाइन कोई बच्चा बताना चाहेगा, मैं देखो अब नाम नहीं लूंगा, नहीं तो ऐसे तो क्लास में सब गायब हो जाओगे। हाँ
हाँ 50% ही होगा। हाँ बनेगा, बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो मतलब तोड़ने का क्या मतलब, हाइड्रोजन बॉन्ड को दो लोग खींचेंगे तो वो चाहेगा कि मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन निकल जाऊं, तो वो टूट सकता भी है। हाँ हाँ टूट सकता है, हाँ बिल्कुल टूट सकता है। नेक्स्ट, चलो पहले ऑफलाइन पूछेंगे फिर ऑनलाइन जाएंगे इस बार, ठीक है। सुमन रीड करिए और इंटरप्रिटेशन बताइए, और ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ते रहेंगे जो लोग जुड़े हुए हैं। अगर जिनको जवाब देने का मन नहीं है वो लोग आराम से जो है, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि बैठ के सिर्फ देखेंगे कि क्या हो रहा है। जस्टिफाई करो सही कि गलत है। सुरभि, प्रियंका, दीक्षा, ज्योति, शिवानी, आस्था, पूर्वा, मोनिदीपा, माला, इनमें से कोई सेकंड स्टेटमेंट जस्टिफाई करो, फर्स्ट नहीं, जो भी मैंने नाम लिया इसमें से कोई अगर करना चाह रहा हो। हाँ गुड मॉर्निंग सर। सेकंड स्टेटमेंट जो है डायहेड्रल एंगल ऑफ, नाम बताओ, आपका नाम विजिबल नहीं हो रहा, कौन बोल रहा है बच्चे? सर दीक्षा। दीक्षा, ठीक है बोलो। एंगल सर पहले फर्स्ट पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ने के समझ में तो आया, रीडिंग इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है। given below are statements related to protein structure. A, the dihedral angle of an amino acid X in acetyl X ये छोड़ दो, फर्स्ट छोड़ो, सेकंड पढ़ो, सेकंड को इंटरप्रेट करो, एक एक स्टेटमेंट में करवा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं। अच्छा, the dihedral angle of 20 दो residue मिनट peptides हाँ are पढ़ने दो, फिर मैं आ रहा हूँ, इंटरप्रेट करो तो। बोलो दीक्षा बोलो। in the Ramachandran plot, it is possible to conclude that the peptide does not have a proline. ठीक है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टेटमेंट, सही कि गलत है एंड व्हाई? एनीवन? अरे बोलो दीक्षा। चलो पहला स्टेटमेंट सुमन, सही है कि गलत, क्यों? सर पहला स्टेटमेंट पता है सही है, क्योंकि मॉडिफाइड अमीनो एसिड है और वो उसका एरिया कम रहता है, वो बहुत कम एरिया लेता है। और सेकंड में प्रोलीन का भी एरिया कम रहता है। अब ये आधा ही सेकंड बोल, फर्स्ट बोल रहा है कि एक सेकंड, ठीक है। फर्स्ट क्या बोला सुमन आपने? बहुत कम एरिया लिया है, तो क्या कहना क्या चाह रहा है, ये पूरा मतलब क्या है पहले स्टेटमेंट का? दीक्षा दूसरे स्टेटमेंट का पूरा मतलब बताएंगे, हाँ हिंदी में। हाँ बहुत कम एरिया ले, हाँ लेफ्ट और राइट, हाँ क्या मतलब है इस लाइन का लास्ट वाले? कोई ऐसा है जो पहले स्टेटमेंट का सही मतलब बता सकता है, इंटरप्रिटेशन बोलो। सर क्योंकि जो फर्स्ट है वो मॉडिफाइड एमिनो एसिड है, और जितने भी मॉडिफाइड एमिनो एसिड होते हैं उनका प्रोलीन से भी कम एरिया वो लेते हैं। हाँ मुझे अभी पूरा, मुझे इसका कोई सिंपली मतलब बताओ, इसका पूरा मतलब, एनीवन? हाँ बोलो। हाँ 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 नहीं सर जो मॉडिफाइड अमीनो एसिड जो एक्स है वो रामचंद्रन प्लॉट पे बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जो भी ऑक्यूपाई कर रहा है लेफ्ट राइट में इक्वल कर रहा है। तो जो भी एक्स है वो ऐसा माना गया है कि 20 अमीनो एसिड में से नहीं है, ठीक है। ऐसा माना जा सकता है कि 20 अमीनो एसिड में से, सही है कि गलत, अब ये बताओ। अगर गलत है तो क्यों और सही है तो क्यों? ऑनलाइन भी किसी को जवाब आता है तो बोल सकता है। हाँ बोल। और कोई? ये सही है कि गलत है? हाँ ये जो मतलब कि प्रोटीन है ये मॉडिफाइड है, और मॉडिफाइड है तो लीस्ट एरिया रामचंद्रन प्लॉट पे इसका रहेगा, और लेफ्ट एंड राइट क्वाड्रेंट में इतना ही रहेगा, वो सही बता रहा है। और इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एक्स इज नॉट वन ऑफ ये 20 अमीनो एसिड से बाहर है, लेकिन मॉडिफाइड है। इस क्वेश्चन का मतलब जैसे साहिल ने बताया ना कि एक अमीनो एसिड है रामचंद्रन प्लॉट में, बहुत ही कम एरिया मिल रहा है, इक्वल एरियाज इन लेफ्ट एंड राइट। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एक्स इज नॉट वन ऑफ द 20, मतलब एक्स जो है वो 20 अमीनो एसिड से बाहर है। तो मैं बाहर है ही नहीं एक्स 1 पे। अरे
सबको गलत लग रहा है, कोई सही हाँ? सही है, सही है। कैसे सही है ये बताओ। तो प्रोलीन भी तो लिस्ट होता है। मॉडिफाइड अमीनो, अरे तो ठीक है, मॉडिफाइड भी होगा तो स्टैंडर्ड का मॉडिफाइड होगा ना। मान लो एसिटाइलेटेड, ये क्या है देखो, एसिटाइल एक्स है, अगर मैं बोलो एसिटाइल ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन ही, तो फिर लीज तो प्रोलीन भी लेता है। मैं सब कुछ क्या बचा है उस स्टेटमेंट में, देखो क्या छोड़ा है आपने अभी तक। यस, स्मॉल है, ये इक्वल है है। इंफॉर्मेशन। लेफ्ट एंड राइट कोऑर्डिनेट्स। अगर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होगा तो वो किसी भी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट में होगा, चाहे तो लेफ्ट में, चाहे तो कभी बीटा शीट को देखा है कि वो लेफ्ट में भी हो राइट में हो। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को देखा है कि लेफ्ट में हो राइट में हो, नहीं। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को देखा है, सबका अपना एक कोऑर्डिनेट फिक्स है, वो दोनों जगह नहीं होते हैं, खिचड़ी नहीं करते। ये यही मिसिंग कर रहे थे, मुझे समझ में आया कब से क्या पढ़ रहे हो इंटरप्रिटेशन, उसमें दिया हुआ है। क्या हुआ आज था? तो थोड़ा तेज बोलो, सब लोग इतना बोल रहा है तो कोई तो तेज बोलो, थोड़ा सा सुनाई देना। अगर वो बोल वही रहे थे देखो तो सही है। इफ यू आर राइट देन स्पीक इट ना, मतलब मुझे समझ में तो आया कि किसको क्या पता है। ऐसा तो मैं नहीं कि आपको जज करने बैठा हूं, ये एग्जाम थोड़ी, ये मैं यही तो जानना चाह रहा हूं किसका दिमाग कैसा काम कर रहा है, किसके लिए रीडिंग इंपॉर्टेंट। आपने स्टेटमेंट को अगर सही रीड किया होता, मैं समझ नहीं आ रहा हूं कि ये कब से मिस कर रहे हैं। रीजन पूछ रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है। यहां तक इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं कर सकते थे कि डाइहेड्रल एंगल ऑफ इक्वल मतलब एक्स अमाइनो एसिड व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, वो मॉडिफाइड भी हो सकता है। ठीक है, इन रामाचंद्रन प्लॉट अकर इज वेरी स्मॉल, यहां तक ठीक था। लेकिन उसके बाद वो लाइन जो लिखी गई है ये बट, ये जानबूझ के लिखी गई है, और यही है की इंफॉर्मेशन दैट यू आर मिसिंग। whenever you understand, whenever you read the any statement, तो उसमें सोचो क्या नया दिया हुआ, यही तो नया दिया होता, बट इक्वल एरियाज इन लेफ्ट एंड, और ऐसा होता नॉर्मल अगर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता 20 कोडेड होता तो या तो लेफ्ट होता या तो दोनों पे बराबर, मतलब ये उन 20 अमीनो एसिड में से एक कोई अदर अमीनो एसिड, हमें नहीं पता कौन सा है। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आप लॉजिक नहीं बता पा रहे थे क्यों सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है कौन बता रहा था? दीक्षा। जस्टिफाई करो दीक्षा बेटा, क्या स्टेटमेंट कह रहा है और क्या सही है कि गलत है। अगेन, जब तक पूरे कीवर्ड को पढ़ नहीं पाओगे, पूरे स्टेटमेंट में कीवर्ड को हाईलाइट करना सीखो। ठीक है, दीक्षा बताना चाहोगे, हो कि नहीं हो? हाँ सर है। हाँ बताओ, हाँ बताओ। बोलो। क्योंकि जो प्रोलीन का फाई एंगल होता है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे मतलब बताओ इसका पूरा पढ़ के। The dihedral angle of 20 residue peptides are represented in the Ramachandran plot. It is possible to conclude that the peptide does not have a proline. क्योंकि मतलब जो और अमीनो एसिड है उनके डाइहेड्रल एंगल उसमें प्रेजेंट होते होंगे और प्रोलीन का नहीं होता है शायद, ऐसा, या ये रीजन हो सकता है कि प्रोलीन। ये आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हो दीक्षा, क्या कह रहा है वो नहीं बता पा रहे हो सही से। ठीक है, इंटरप्रिटेशन इज मिसिंग। पढ़ ले रहे हो क्या इंग्लिश से क्या है, लेकिन क्या कहना चाह रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है निहारिका, सेकंड स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन चाहिए मुझे। इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है ना? अगर ये इंटरप्रेट नहीं कर रहे थे गलत जा रहे थे, इसको इंटरप्रेट करो, कहना क्या चाह रहा है। सर हम बोले क्या? सर रुक जाओ, सिस्टम में आऊंगा आप पे। हाँ बोलो। मतलब कोई ट्रांसलेशन का पेप्टाइड है उसका डाइहेड्रल एंगल है, उसका डाइहेड्रल एंगल है, ये बोला जा रहा है कि ये कंक्लूड करना पॉसिबल है कि इस पेप्टाइड में प्रोलीन नहीं हो। हाँ तो क्या लगता है, क्या सही होना चाहिए कि गलत होना चाहिए? ऐसा नहीं कि प्रोलीन होगा, ये प्रोलीन होगा, कम होगा या ज्यादा होगा ये कैसे बता दिए? प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट में पाया जाता है, भले ही कंबाइंड है, बट ऐसा नहीं कि वो पाया ही नहीं होता।
क्या कहना चाह रहा है, देखो तोड़ो फिर इसको। द डाइहेड्रल एंगल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि एक पेप्टाइड है जिसका कितने रेजिड्यू का बना हुआ है, कहां रिप्रेजेंट किया, आर रिप्रेजेंटेड इन रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट में एक पेप्टाइड को रिप्रेजेंट किया गया है जो कितने अमीनो एसिड का बना है, ये होता है इंटरप्रिटेशन। इसको कैसे बोलोगे, रामाचंद्रन प्लॉट में एक 20 अमीनो एसिड के पेप्टाइड के डाइहेड्रल एंगल को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, यही हिंदी होगी ना। इसके बाद बोला कि क्या इट इज पॉसिबल टू कंक्लूड दैट पेप्टाइड डज नॉट हैव प्रोलीन, क्या यह पॉसिबल है ये कंक्लूड करने के लिए कि पेप्टाइड के पास कोई भी हैव अ प्रोलीन, मतलब कोई भी एक सिंगल प्रोलीन भी नहीं होगा। क्या हम बोल सकते हैं कि रामाचंद्रन प्लॉट में अगर कोई पेप्टाइड को रिप्रेजेंट करिए और आप उसे ये बता सकते हैं कि वो प्रोलीन नहीं होगा, ये बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो गड़बड़ है। लेकिन रीजन अब बताओ, और ये रीजन एकदम डिस्कासित है कि प्रोलीन का लीस्ट एरिया, और कोई रीजन इसके पास, रुको हाँ रिजेक्ट, ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा, सुना बोलूं कोई, हाँ बोलो। सर, क्योंकि प्रोलीन का वेरिएबल फाई और साई वैल्यूज होती है। ठीक है, डाइहेड्रल एंगल ऑफ प्रोलीन का कोई लेना देना नहीं है, नहीं है सर रामाचंद्रन प्लॉट कभी भी हमें सीक्वेंस के बारे में नहीं बता सकता, वो सिर्फ लेफ्ट एंड राइट, मतलब एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड है या आर टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, वो सिर्फ वही बताता है, वो कभी भी हमें सीक्वेंस। अभी तो 50% पहुंचे हो, आगे और कौन बता रहा था? इसका बहुत, मुझे देखो पहुंच ही नहीं पा रहे हो वहां तक। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट इंडिविजुअल अमीनो एसिड के फाई और साई को डिटरमाइन नहीं करता, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। अल्फा हेलिक्स को या तो सीट को, या तो राइट लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को, या तो टर्न को। वो कभी भी ये डिटरमाइन करता है कि एक अमीनो एसिड क्या हो, वो ये डिटरमाइंड उस स्ट्रक्चर में कौन सा अमीनो एसिड का फाई एंगल हो, ये डिटरमाइन करता है। अगर कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो उसमें ग्लाइसिन के पाए जाने की संभावना, प्रोलीन के पाए जाने, ये डिटरमाइन कर सकता है। लेकिन हमेशा क्या करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को करता है। समझ में आ रही बात? और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जब करता है तो कुछ भी हो सकता है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो टर्न भी हो सकता है, वो हेलिक्स भी हो सकता है, वो सीट भी हो सकता है, और हेलिक्स में भी एक आध प्रोलीन हो सकता है, टर्न में तो होगा ही होगा, सीट में ही होगा। इसलिए इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि इसमें प्रोलीन नहीं होगा, हम कैसे बता देंगे? क्योंकि वो अमीनो एसिड को थोड़ी बता रहा है, वो किस चीज को बताता है, सेकेंडरी, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोलीन हो भी सकता है। और ये इंफॉर्मेशन माइंड में रखे रहना कि इसका जो लॉजिक है कि वो किस चीज को प्रेडिक्ट करता है, स्ट्रक्चर को, उसमें भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल अमीनो एसिड। ठीक है, अब और जो आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो, ग्लाइसिन के पास मैक्सिमम एरिया होता है या प्रोलीन के पास मिनिमम एरिया होता है, ये किस बिहाफ पे पढ़ते हो? उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, इंडिविजुअल नहीं पढ़ते हो। इंडिविजुअल अमीनो एसिड का डाइहेड्रल कैसे हो गया? बिना पेप्टाइड बॉन्ड बनाए डाइहेड्रल हो जाएगा। सोचो ना, एक इंडिविजुअल अमीनो एसिड होगा तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो है नहीं, सी अल्फा एन सी अल्फा कहां से आ गया? समझ में आ रहा है ना कि वो तभी आएगा जब वो किसमें इंक्लूडेड हो, पेप्टाइड बॉन्ड में। ठीक है, समझ में आया लॉजिक क्या मैं बोल रहा हूं? ठीक, ये सब सोचो, ये लॉजिक सी इंपॉर्टेंट है, इसी को कनेक्ट करना होता है। आप सब पूरी रामायण भग गए, लेकिन उसके बाद जो की इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी? आपको सब पता था कि ये रिजिड होता है, ये ऐसा होता है, फाइव साइड रिस्ट्रिक्टेड होता है, सब कुछ सही है, लेकिन यहां पे जो लॉजिक लगेगा ये लगेगा। सी स्टेटमेंट ऑनलाइन कौन बताना चाहेगा? सर ये सही है। प्रिया बताओ क्यों सही है? पढ़ के पहले पढ़ो तो सही। देखो मैं ऑनलाइन पूछ ही लूंगा कौन बताना चाहेगा, क्योंकि कुछ लोग बता ही नहीं रहे। सर इसमें बोला है कि दो प्रोटीन का सिमिलर फोल्ड हो सकता है, अगर मतलब पहले कैन यू रीड दिस स्टेटमेंट? पहले इंग्लिश पढ़ो, हाँ रीड करो। टू प्रोटीन कैन हैव सिमिलर फोल्ड इवन इफ दे डू नॉट शेयर सिग्निफिकेंट सिमिलरिटी इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन बताओ। सर ये बोल रहा है कि जो दो प्रोटीन्स हैं उनमें सिमिलर फोल्ड हो सकता है, अगर ये मतलब कि प्राइमरी स्ट्रक्चर सिमिलर हो या ना हो, बट ये मतलब फोल्ड जो होगा वो दो प्रोटीन्स का सिमिलर हो सकता है, ऐसा ही बोल रहा है। हाँ, तो सही है, क्योंकि जो मतलब कि प्राइमरी ये जो फोल्ड है वो मींस की फंक्शन जो है वो टर्सरी स्ट्रक्चर पे, 3D स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो अमाइनो एसिड का मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर सिमिलर नहीं भी हो तो भी फोल्ड, सर ऐसा ही कुछ है, ऐसे कुछ है ऐसे ही कुछ है। ठीक है, नहीं ठीक जा रहे थे देखो, लेकिन बाद में कंफ्यूज होगा। कोई बताना चाहेगा? इंटरप्रिटेशन तो बहुत सिंपल है। महिमा
व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन सी स्टेटमेंट? दोबारा पढ़ो। क्या मतलब इसका? हाँ ठीक है, सही है कि गलत? क्यों? ठीक है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ फोल्ड की बात किया है। फोल्ड का मतलब 3D शेप। बोलो एनीवन? चलो अब आप बताओ, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन सही कि गलत? क्यों सही है वो बताओ, लॉजिक। सर एक लॉजिक तो ये लगाया कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर दी। क्या? बिल्कुल, यहाँ पे फोल्ड जो होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द पेप्टाइड बॉन्ड ओनली, बट द फोल्ड डिपेंड्स ऑन मेनी फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, आयनिक, ठीक है। और वो फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर पे भी सेम लेवल पे लग सकते हैं। सीक्वेंस का मतलब अगर एक जगह पे लाइसिन है, दूसरी जगह पे लाइसिन की जगह आर्जिनिन है तो दोनों बेसिक ही, आयनिक तो लगेगा ना। सीक्वेंस तो सेम नहीं हुआ, लेकिन क्या सेम हो गया? फोल्ड सेम हो गया। समझ में आ रही बात? तो फोल्ड के सेम होने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? अदर फोर्सेस की। और वो फोर्सेस जो है वो दो अलग अलग प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी लग सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? सही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन जो है पढ़ना चाहेगा ऑनलाइन? सर हाँ बोलो बच्चे। सर डी स्टेटमेंट बेसिकली है कि ऑन डिनेचुरेशन ऑफ अ प्रोटीन बाय कौन बोल रहा है? सिक्ता बोल रहा है कि कनु बोल रही है? सिक्ता। हाँ तो ठीक है, कनु उसके बात करिएगा। बोलो सिक्ता। सर इसमें बोला कि ऑन denature of protein by urea the interaction that would be disrupted are ionic bonds and van der Waals interaction but not sulfide disulfide bonds। सर इसमें बोला कि जो हम जानते हैं कि यूरिया एक गाउट्रोफिक एजेंट है जो प्रोटीन को डीनेचर करने में हेल्प करता है, तो उसमें इंटरेक्शन दैट वुड बी डिसरप्ट कर सकते हैं आयोनिक बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को और वैन डर वाल्स इंटरेक्शन को, बट नॉट डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसलिए सर क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, जिससे जिसको हम DDT या फिर बीटा मार्केट इथेनॉल से हम इसको कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नेम मैं भूल गया। एकता कपूर बताइए अब। Denaturation of protein by urea, the interaction that would be disrupted are ionic and van der Waals interaction, but not disulfide bond। मतलब कि यूरिया के द्वारा जब प्रोटीन को डीनेचर किया जा रहा है तो जो इंटरेक्शन जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो टूट रहे हैं, वो आयनिक है और van der Waals है, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है। ठीक है, सही कि गलत? सर सही है, लेकिन क्योंकि डीनेचुरेशन जब होता है तो सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड बचते हैं। ठीक है, बाकी के आयनिक और van der Waals इंटरेक्शन टूट जाते हैं। बट मैंने प्रॉपर नहीं पढ़ा है, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। डाइसल्फाइड बॉन्ड कब टूटेगा? और परफॉर्मिक एसिड पे टूटेगा, डाइथायोथेटॉल पे भी टूटेगा। यूरिया यहाँ पे देखो मेंशन, जो चीज आपको पकड़नी थी वो क्या था? यूरिया एक काओट्रोपिक एजेंट होता है और ये जो है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसा होता है? कोवेलेंट, इसलिए इसको नहीं तोड़ेगा। और आपके वैन डर वाल्स और आयनिक कैसे होते हैं? नॉन को, तो इनको तोड़ सकता है। ऑल्दो यूरिया हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ता है और हाइड्रोफोबिक भी तोड़ता है, लेकिन यूरिया टोटल नॉन कोवेलेंट को अफेक्ट करता है, इसलिए ये भी तोड़ सकता है। लेकिन अगर हम बोले तो वो ज्यादातर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट करेक्ट नहीं है, ये क्या है? पार्शियल करेक्ट है। ठीक है, एकता पराशर ना? ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो। और बाकी जो है सिक्ता, चलो अच्छा किया आपने, लॉजिक भी बताया, चीजें भी सिंपल स्टेटमेंट था, इसलिए जो है चीजें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चले थोड़ा खतरनाक पे। यस सर। कौन बताना चाहेगा? आओ। ऑनलाइन 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 ऑफलाइन वालों के लिए तो सस्ता लगेगा, बट ऑनलाइन वाले कौन बताना चाहेंगे? सर हाँ अंजलि बताओ। पढ़ो पहले, रीड करो, फिर इंटरप्रिटेशन। पूरा स्टेप फॉलो करना है, ऐसे नहीं बस बताना नहीं है, स्टेप फॉलो करो। रीडिंग, देन इंटरप्रिटेशन, देन नॉलेज एप्लीकेशन। Okay, sir. Sir, given below Ramachandran plots for 4 different protein.
इसमें बोल रहा है कि ये जो ये मतलब डायग्राम्स दिए गए हैं, ये 4 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, उनके रामाचंद्रन प्लॉट दिए गए हैं। तो चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रोटीन बोथ ऑफ विच आर प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिकल इन नेचर। इसमें से हमें चूज करना है जो सिर्फ अल्फा हेलिकल नेचर के हैं, उसमें से मतलब हमें चूज करने हैं कि दो डायग्राम्स ऐसे कौन से हैं जो सिर्फ अल्फा हेलिकल है। तो उस हिसाब से जो डायग्राम ए है, ए डायग्राम में दिया गया है कि अपर क्वाड्रेंट लेफ्ट, एक मिनट सर वेट अ मोमेंट, दिस इज राइट, दिस ऑन द लेफ्ट अपर, मतलब सर जो लेफ्ट साइड में जो टॉप कोऑर्डिनेट है ना, लेफ्ट साइड का, वहां पे हमें पता है कि भी बोल सकते हो आप, ए बी सी डी में बोलो कौन क्या है, अपना आंसर समझ। हाँ बोलो क्या आंसर होगा। ए डायग्राम आंसर कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन सी तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में कुछ एरिया है जो राइट हैंडेड हो सकता है, और लेफ्ट में ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए तो होगा, क्योंकि इसमें है जहाँ पे लेफ्ट हैंडेड होता है वहां पे बताया गया है कि है, तो ऑप्शन ए तो होगा। ऑप्शन ए के अलावा यस सर, मतलब सर ऑप्शन डायग्राम ए तो होगा। ठीक है, डायग्राम ए तो होगा, और लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। आस्था रेडी रहिएगा। ए के साथ बी हो सकता है, सी हो सकता है, सी तो नहीं होगा लेकिन ए के साथ बी हो सकता है, तो ऑप्शन ए आंसर हो सकता है इसका। ठीक है आस्था, व्हाट इज द आंसर? हाँ, रीडिंग, इंटरप्रिटेशन और नॉलेज एप्लीकेशन, फॉलो द प्रोसीजर। उसमें अल्फा हेलिकल शो किया गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग से फर्स्ट जो ए है, सो उसमें क्योंकि दिख रहा है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो जो अपर 2 क्वाड्रेंट मोस्टली इसमें अल्फा हेलिक्स मिलता है। कौन सा आंसर है आपके हिसाब से? ए, मतलब सर जो डायग्राम में ए और बी, ए और बी, ये 2, ठीक है। Anyone who want to tell the answer, this is not correct. Yes sir, answer should be C and D. Answer is option D. Option D. B, A and C. No sir, option D, C and D. Graph C and D both D and D graph. Okay, answer D. ठीक है, कौन बोल रहा है आंसर डी? नैन्सी। क्यों होगा आंसर डी? सर क्योंकि जो ए ग्राफ है उसमें अपर लेफ्ट में बीटा शीट का भी बहुत ज्यादा एरिया है, और ऐसे ही बी में भी बीटा शीट का भी ज्यादा एरिया है, लेकिन ऑप्शन सी और डी में जो अल्फा हेलिक्स है उसका एल फॉर्म, मतलब लेफ्ट अल्फा हेलिक्स का जो एरिया है सी और डी में वो ज्यादा है। ठीक है सर, प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिकल बोला है, इसीलिए सी और डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द लॉजिक रिया? सर प्रीडोमिनेंटली बोला है, बाकी ए और बी ऑप्शन में बीटा शीट का ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, और सी और डी में अल्फा हेलिकल जो लोअर लेफ्ट में होते हैं वो ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, किसी को कॉन्ट्राडिक्शन है इस ऑप्शन में? बी एंड डी, वाई नीतीश? अच्छा, राइट साइड में नहीं होता लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स? See, first of all, the interpretation should be made from these diagrams. ठीक है, क्या होगा आंसर? ए और बी ही लग रहा है। ठीक है। सुनो तो सही, ये क्वेश्चन में मैं चेंज करना चाह रहा हूं। अगर अल्फा हेलिक्स की जगह मैंने ये लिख दिया बीटा शीट, तो आंसर क्या होगा? अपर लेफ्ट में होता, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एंड बी। अब देखो, आप लोगों ने में से मैक्सिमम लोग इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रोटीन बोथ ऑफ विच आर प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिक्स। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव? सबसे ज्यादा उसका सर ए ऑप्शन होगा, ए एंड बी, क्योंकि समझो उसमें एक एक डायग्राम की बात करते हैं। आपको पता है ये 4 क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में क्या पाया जाता है? लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा यहाँ पे, और यहाँ पे यही होगा। अब पूरे डॉट पॉइंट को देखो, ये डेटा है, ये अबंडेंस है,
इसमें इस पूरे क्वाड्रेंट में या इस पूरे रामचंद्रन प्लॉट में सबसे ज्यादा किसका डॉट दिख रहा है? तो यहाँ पे प्री डोमिनेंट कौन हुआ? को डोमिनेंट हुआ? प्री डोमिनेंट कौन हुआ? मतलब किसकी एबंडेंस ज्यादा है? प्री। इसमें देखो अभी भी क्या ज्यादा है? बीटा सीट ही ज्यादा है। इसमें देखो ज्यादा क्या है? राइट हैंडेड। इसमें ज्यादा क्या है? देखो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ही तो ज्यादा है, सीट तो कम है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर आपको हेलिक्स डोमिनेंट पूछेगा तो कौन आंसर आएगा? सी एंड डी। और बीटा सीट पूछेगा तो ए एंड डी। यही तो नैंसी और रिया ने लॉजिक बताया था। ठीक है, दूसरे के आंसर से भी सुन लिया करो। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो दूसरा सही है जरूरी थोड़ी है कि नहीं? सॉल्व दिस वन। ठीक है, गुलाफसा, गुलाफसा, हाँ बोलो बोलो, नाम है कि नहीं आपके इसमें? ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा बच्चे? So first one is correct क्योंकि glycine has the largest area, we know that already, and confirmation है allowed space in the Ramachandran plot of psi and phi value. So first option is correct. ठीक है, As for the second one, ठीक है रिया रहने दो, अभी थोड़ा सा बाकी में बात करते हैं, रुको रुको। कोई और दूसरा बताना चाहेगा? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है गुलाफसा? गुलाफसा क्या कह रहा है? अरे पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही, उसको पढ़ो और इंटरप्रिटेशन बताओ। सही पहला स्टेटमेंट, हाँ 4 प्रोटीन की स्टेट, हाँ एक प्रोटीन के कॉन्फर्मेशन से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, ए क्या कह रहा है? रीड करिए पहले तो, उसको रीड करिए। ठीक है, क्या स्टेटमेंट सही है कि गड़बड़ है? अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है। देखो मैं क्यों आप लोगों से रीडिंग इंटरप्रिटेशन करा रहा हूं पता है? क्यों रीडिंग इंटरप्रिटेशन करा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि लगभग रीडिंग, क्योंकि अभी तक मुझे इतना पता है रीडिंग ठीक ठाक कर ले रहे हो, तो मैं अगले पीएसएस में रीडिंग नहीं कराऊंगा, सीधे किस पे चला जाऊंगा? इंटरप्रिटेशन पे, है ना? जिस बच्चे का लगा कि रीडिंग भी गड़बड़ है, जैसे सुमन की थोड़ी सी रीडिंग गड़बड़ है, यू हैव टू इंप्रूव इट। ठीक है, तो उस बच्चे को मैं बताऊंगा कि आपको रीडिंग भी थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी? सुधारनी पड़ेगी। जिसके ठीक है उसके ठीक है, सुधारोगे तभी आगे बढ़ोगे। बुरा लग रहा है क्या कि किसी को अगर मैं बोल रहा हूं किसको ये सुधारना है तो? नहीं ना? ऑनलाइन बुरा तो नहीं लग रहा है ना भाई? नो सर। ठीक है, दिल पे मत लेना, ये आपकी कमियों को ही पता करके उसे सुधारा जा रहा है, डायग्नोज किया जा रहा है कि आपके मिस्टेक्स कहां पे हो रहे हैं। ठीक है सुमन ना, इंप्रूव योर मिस्टेक्स। ठीक है, बाकी देखो 2 चीजों में तो सभी लगभग गोल हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पहली बात तो, और उसको नॉलेज को अप्लाई करने में। तो क्लैरिटी को पहले बढ़ाओगे तभी एप्लीकेशन बेहतर होगा। तो पहले किस पे, जो भी आपको कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ के समझ में आ रहा हो कि ये नहीं हो पा रहा मुझसे, तो उसको दोबारा क्या करोगे? रीड करोगे। क्या रीड करोगे? इससे पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है ना कि किसका, जैसे मैक्सिमम अलाउड किसका है, मिनिमम अलाउड किसका है, तो ये सब पढ़ोगे। भाषण नहीं पढ़ना है, जो की इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ना है। ठीक है, चलो तो कोई ऑनलाइन बताना चाहेगा जिन्होंने अभी तक नहीं बताया है? एनीवन? क्योंकि मैं नाम लूंगा फिर गायब हो जाओगे, बता दो, मैं फिर रिमूव कर दूंगा। यस सर, जो सी स्टेटमेंट है हाँ, वो इन्होंने बोला है कि अलाउड वैल्यू जो है साई और फाई के लिए प्रोटीन में, वो शॉर्ट पेप्टाइड के लिए वैलिड नहीं होती, जबकि ये गलत है, वो वैलिड होती है। सबसे छोटा वाला पकड़ लिया। बी कौन बताएगा? हाँ और सर बी ठीक है, स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि अ 20 रेसिड्यू पेप्टाइड दैट इज एसिटाइलेटेड एट एन टर्मिनस एंड अमाइडेटेड एट द सी टर्मिनस हैज फाई -60 ±5 or psi -30 degree for all the residues. It can be concluded that the conformations of the peptide is helix turn helix strand. स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन सिंपली ये है कि एक 20 रेसिड्यू का मतलब पेप्टाइड है, 20 अमीनो एसिड का पेप्टाइड है, जिसके एन टर्मिनस पे हमने एसिटाइलेशन किया हुआ है और सी टर्मिनस पे उस पे अमाइडेशन किया हुआ है। और उस जो साई और फाई दे रखे हैं उस 20 अमीनो एसिड रेसिड्यू पेप्टाइड के, वो बेसिकली -60 और -30 है। तो बेसिकली उन्होंने ये पूछा है कि अगर किसी का फाई और साई -60 और -30 हो तो क्या उसको हम हेलिक्स टर्न स्ट्रैंड कह सकते हैं? स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि अगर वो सिंपली हेलिक्स कहता है कि हेलिक्स के जो बेसिकली फाई साई होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो रेगुलर स्ट्रक्चर है, तो हम तब कह सकते थे कि हाँ ठीक है -60-30 हो सकते हैं, लेकिन जो टर्न और स्ट्रैंड होते हैं उनके फाई साई वेरी करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टर्न और स्ट्रैंड दोनों का, सर टर्न का, हाँ, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है सर।
इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, चलो आपने लगभग जो है सही नॉलेज को अप्लाई किया है, लेकिन इस स्टेटमेंट में एक नॉलेज ये आप यूज करोगे। क्या बोला जा रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? ये एक 20 रेजिड्यू का पेप्टाइड है जिसको एन टर्मिनस पे क्या किया गया है, एसिटाइलेटेड, मतलब किस ग्रुप को जोड़ा गया होगा, और सी टर्मिनस पे क्या किया जा रहा है, मतलब अमाइड ग्रुप को जोड़ा जा रहा है। इसका फाई और साई क्या है, -60, और ये -30 और -60 किसके लिए हो रहा है, फॉर ऑल द रेजिड्यूज। ऑल द रेजिड्यूज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे फाई और साई वेरिएबल, मतलब ये रेगुलर स्ट्रक्चर होगा कि इरेगुलर होगा। फाई और साई सारे रेजिड्यूज का फिक्स है, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, रेगुलर में कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, या तो अल्फा हेलिक्स या हेलिक्स आए या तो शीट आए, लेकिन टर्न आ, समझ में आ रहा है ना, एंड दैट्स व्हाई स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक है कि अगर इफ यू नो द फाई एंड साई वैल्यू ऑफ राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, फाई एंड साई बोथ विल बी नेगेटिव, है ना, -60 -30 के आसपास है, और ये एक्चुअली में 310 हेलिक्स की वैल्यू है, नॉट द 3.613 हेलिक्स। कौन सी है हेलिक्स, बीटा हेलिक्स है, तो उसकी वैल्यू दी गई है ये। तो लेकिन ये हेलिक्स हो सकता है इस वैल्यू के हिसाब से, लेकिन टर्न और स्ट्रैंड नहीं हो सकते, है ना। तो वैल्यू से भी पता चल रहा है, साथ में इस चीज से भी पता चल रहा है। तो दो इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिए गए थे पता करने के लिए कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। यस, कोई फोर्थ स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना चाहेगा? यस सर, सही है। ऑनलाइन, हाँ रुक जाओ, ऑफलाइन पे आऊंगा। यस सर, सही है। यस सर, बोलो अनामिका, क्यों? सर गुड मॉर्निंग। पहले रीड आउट करो, फिर इंटरप्रिटेशन बताओ। So a peptide acetyl A1, A2, A3, A4 and then amide group where A1 and A4 are all amino acids adopts well defined beta turn। तो सर इसमें बोला गया है कि एक पेप्टाइड है जिसके एन टर्मिनस पे एसिटिल ग्रुप है एंड सी टर्मिनस पे अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और जिसमें से A1 से लेकर के A4 तक सारे अमाइनो एसिड्स हैं, और ये जो पेप्टाइड है ये बीटा टर्न को मतलब अडॉप्ट करी, बीटा टर्न। तो अब इसमें बोला गया द डाइहाइड्रल एंगल्स ऑफ A2 एंड A3 डिटरमाइन द टाइप ऑफ बीटा टर्न। मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर हम A2 और A3 के डाइहाइड्रल एंगल्स को पता कर लेते हैं तो इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि किस तरीके का बीटा टर्न है। तो अब इसमें ये पूछा गया, तो ये हम लोग को पता है कि बीटा टर्न में जो सेंट्रल वो होते हैं, यानी कि अगर हम कंसीडर कर ले A1 को I, देन A2 विल बिकम I+1 एंड देन A3 विल बिकम I+2 एंड A4 देन इट विल बिकम I+3। और ये हम लोग को पता है कि A2 और A3 जो होता है दीज आर द सेंट्रल बिटवीन A1 एंड A4। तो इनके अगर हम लोग एंगल्स को पता कर लेते हैं तो बीटा टर्न पता चल जाता है। तो ये स्टेटमेंट से सही है, ठीक है, टाइप ऑफ बीटा टर्न सही है। किसी को इसमें कंफ्यूजन, सही है कि गलत? क्यों सही है? क्योंकि यही I+1 होता है और A+2 होता है, और हमें टाइप 1 में I+1 I+2 जानते हैं कि यही वेरी करता है। याद है किसी को? भूल चुके होंगे। ठीक है, नहीं भूल चुके हैं ना? नहीं, तो आंसर क्या सही होगा? A एंड D। ये सही है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ था, और ये तो A और T। ठीक है, नाउ नीतीश रीड आउट, रीडिंग करो, रीडिंग आप ही को नीतीश को बोला ना, पहले रीडिंग करिए फिर उसका इंटरप्रिटेशन बताइए। The three strands of each peptide are linked by a amino acid sequence of smallest lengths possible. Which of the following option is correct regarding the length of peptide 1 to 4? यहाँ पे बीटा सीट दिया हुआ है सर, इसका पेप्टाइड्स बॉन्ड से इसका जो ओरिएंटेशन है सर वो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल सीट्स है, इसे रिमूव किया गया है एक एरो से सर, और ईच स्ट्रैंड जो एक स्ट्रैंड्स है सर जो एक आइडेंटिकल रेसिड्यू कंसीडर करते हैं, वेयर इज M and C टर्मिनल रेसिड्यू ऑफ पेप्टाइड्स। थ्री जो पेप्टाइड्स हैं सर वो अमीनो एसिड सीक्वेंस से लिंक है और स्मॉलेस्ट लिंक ये होगा सर। उसमें ये बताया कि जो लेंथ ऑफ पेप्टाइड्स है कौन सा करेक्ट है इन द सीक्वेंस ऑफ 1 and 4 सर। ठीक है, तो मेरा आंसर ए होगा। वाई ए? आप पे आएंगे नामिका, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं यहाँ से। ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा? एनीवन ऑनलाइन? यस सर, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। जो नहीं बताया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो बता चुका है वो सिर्फ
यस अनुषा सर ऑप्शन बी। यस बोलो क्यों होगा ऐसा अनुषा? ऑप्शन सी पढ़ के बताओ कि सर क्या जब इसे क्या लिखा ड्रॉ हुआ है। करेंगे, एक बोलो, दिव्या बोले कि अनुषा बोल रही है? पढ़ के तो बताओ कौन बोल रहा था। सर दिव्या। हाँ बोलो। Yes. 3 strand of beta sheet of a 4 peptide of hydrogen bonded with the orientation of the strand parallel and anti-parallel donates by the arrowheads. As shown in the figure, each strand consists of identical residue, where N and C represent amino residue of a peptide. The 3 strands of each peptide are linked by amino acid sequence of the smallest possible. Which one of the following option is correct regarding in the length of peptides? इसमें 4 अमीनो एसिड है सर जो पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो इसमें बोल रहे हैं कि कौन से अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड ज्यादा लंबा होगा और कौन सा ज्यादा छोटा होगा। तो इसमें जो पेप्टाइड 2 है उससे सबसे ज्यादा लॉन्ग होगा, फिर फोर्थ में, फिर थर्ड में सबसे छोटा पेप्टाइड 1 में होगा। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा सर। ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों सर पेप्टाइड जो ऑप्शन 2 है ना वो जो डायग्राम दी है उसमें पेप्टाइड 2 है, उसमें एन और सी टर्मिनल से लॉन्ग टर्न जाएगा सर। ठीक है। और 3 और 4 बराबर, 3 और 4 में 4 ज्यादा क्यों होगा? वो इसमें 3 है जो सेम अमीनो एसिड है सर, उसका टर्मिनल जो है ना वो सेम सी अमीनो है। एसिड है, सेम अमीनो एसिड तीनों है, सी टर्मिनल जो है। हाँ सर, सेम अमीनो एसिड की सेम डायरेक्शन है। हाँ सर डायरेक्शन सेम है, तो उसकी जो पेप्टाइड का ज्वाइंट होगा ना सर वो सेम ही होगा, छोटा होगा, शॉर्ट होगा। और ये जो नीतीश, फर्स्ट आपका वाले है आंसर ना क्या था? उसमें बोला ठीक है, सर फर्स्ट था आपका। ऑप्शन सी ठीक है, होगा सर। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सी। हाँ, कहाँ जाना है? सर सेकंड ऑप्शन। अच्छा, देके भागना है, ऑप्शन फिर सी छोड़ के होगा फिर सर। आओगे। ठीक है, बताओ। लेंथ के बारे में पूछ रहा है कि किसकी लेंथ सबसे बड़ा होगा या कैसे साइज के बारे में पूछ रहा है। इसमें पहले में क्या है कि लूप जो है ये सारे एंटी पैरेलल हैं, इसमें टाइम का ऐड हो जाएगा, मतलब टर्म्स बनेंगे, और जो ये पैरेलल है इसमें ज्यादा लूप बनेंगे, इसकी साइज सबसे बड़ी, ज्यादा लूप बनेगा या लेंथ ऑफ लूप वेरी करेगा? लेंथ ऑफ लूप मतलब वेरी करेगा, उसका ज्यादा लेंथ होगा क्योंकि ये ऐसे पॉइंट होगा। हाँ ठीक है, आगे। हाँ, और ये जो है दो थर्ड क्यों? किस फर्स्ट में कितने शॉर्ट लूप बनेंगे? शॉर्ट या लॉन्ग? सेकंड में इसमें कितने शॉर्ट कितने लॉन्ग बने? और इसमें तो दोनों की लेंथ होगी सिमिलर होगी, हाँ बराबर, ठीक है। और टू होगा तो उसका सबसे बड़ा लेंथ होगा, और फर्स्ट होगा उसका सबसे छोटा होगा, इसलिए सेकंड मेरा ऑप्शन। ठीक है, सही जवाब क्या है? सेकंड ही होगा, ना ही फर्स्ट है, ना ही थर्ड है, ना ही फोर्थ है। रीजन बिंग दैट ये टेस्ट में भी पूछा गया था और उसमें एक गलत था आंसर। उसमें आंसर जो था वो सी था, तो कुछ लोगों ने रट लिया होगा कि सी होगा, लेकिन सी नहीं है। आंसर जो सही है वो है क्या है? सेकंड। ठीक है, ध्यान से कई बार देखो हम क्या विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसमें चारों एंटी पैरेलल दिख रहे हैं, इसमें चारों पैरेलल दिख रहे हैं, तो बच्चे को लगेगा कि ये तो सबसे ज्यादा लंबा, फिर सबसे ज्यादा छोटा ये, लेकिन इसमें देखेगा तो कहेगा दो इधर है ना, और इसमें देखेगा तो 3 इधर है, तो 3 इधर एक एंटी पैरेलल लग रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में है नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, उसमें लूप को ड्रॉ करो। क्या करो? लूप को। अब लूप या तो शॉर्ट बनेंगे या तो, और हमेशा लूप का कनेक्टिविटी N टू C टर्मिनल, मतलब देखो N यहां से शुरू हुआ, यहां से इससे यहां जोड़ेंगे, फिर ये आएगा इधर से और फिर इसको यहां जोड़ेंगे, और फिर इसको हेड से यहां पे जोड़ेंगे, तो कितने लूप बने? L1 L2 और तीनों कैसे लूप हुए बच्चे? शॉर्ट। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में 3 लूप बनेंगे और तीनों के तीनों कैसे होंगे? शॉर्ट लूप। ठीक, इसमें देखो N टर्मिनल से यहां गए, हमेशा रखना कि हेड टू हेड जोड़ोगे कि हेड टू टेल, हमेशा जो है हेड से किसको जोड़ोगे? टेल से। तो ये हेड है और ये हेड तो जोड़ नहीं सकते, इसको इस टेल पे जोड़ना होगा, तो ये यहां से ऐसे जाएगा, ये है लूप नंबर 1। फिर ये हेड इस टेल पे ऐसे जाएगा, और फिर ये हेड इस, तो यहां पे 3 लूप बनेंगे, L1 L2 और L3। लेकिन तीनों लूप कैसे हैं? लॉन्ग। लूप सभी में 3 बन रहे हैं, लेकिन यहां पे बन रहा है लॉन्ग। इसमें देखो N से यहां कनेक्ट करोगे तो ये कैसा बना? लॉन्ग लूप।
है ना, फिर ये शॉर्ट, फिर ये लॉन्ग। तो यहाँ पे 2 लॉन्ग लूप बनेंगे और एक कैसा बन रहा है, शॉर्ट बन रहा है। ठीक है, इससे देखो ये यहां कनेक्ट हुआ तो शॉर्ट लूप, फिर ऐसे गया तो लॉन्ग, फिर ऐसे गया तो लॉन्ग। तो यहां पे भी 2 लॉन्ग लूप और एक, तो बताओ कि जो थर्ड और फोर्थ है इसमें लॉन्ग लूप और शॉर्ट लूप बराबर है। बाकी पेप्टाइड की लेंथ तो एज इट इज बराबर है, लूप की लेंथ भी बराबर, तो टोटल लेंथ भी बराबर, तो थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएंगे, बराबर, इक्वल हो जाएंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ इक्वल हो जाएगा। और इनसे ज्यादा किसका होगा, सेकंड का, क्योंकि उसमें तीनों लॉन्ग है। और इनसे छोटा किसका होगा, फर्स्ट, उसमें तीनों शॉर्ट है। समझ में नहीं आया? आ गया सर। वो पैरेलल एंटी पैरेलल से कोई लेना देना नहीं है। द लेंथ जो है वो लूप पे निर्भर करेगा। यहाँ पे पूछा क्या इन्होंने, अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी पूछ देता तो बदल जाती चीजें। ध्यान से समझना, स्टेबिलिटी अगर इस क्वेश्चन में मॉडिफाई कर दे तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा एंटी पैरेलल उसी में है। कैसे काउंट, ये दोनों एंटी पैरेलल, ये दोनों एंटी पैरेलल, ये भी एंटी पैरेलल, 3 एंटी पैरेलल हैं। अगर देखो ये भी, ये भी, ये भी, यहाँ पे कितने हैं, 0, सारे पैरेलल, सबसे वीक यही होगा। ये देखो पैरेलल, एंटी पैरेलल, पैरेलल, 2 पैरेलल, 1 एंटी पैरेलल। इधर देखो एंटी पैरेलल, पैरेलल, तो ये दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है। 2 पैरेलल, 1 एंटी पैरेलल, 2 पैरेलल, तो अगेन क्या हुआ, ये दोनों सेम स्टेबिलिटी पे, ये सबसे ज्यादा और ये सबसे। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा। आगे चलें? थक तो नहीं रहे हो? आज जाना था तो जा सकते हो ना। कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं समझ में आया क्या करना है? यस सर। समझ आ रहा है। आप स्टेबिलिटी पे बात कर रहे थे ना? ठीक है, अदिति रीड आउट। सर कौन से अदिति को, एक्चुअली 2 अदिति है। अच्छा, ऑफलाइन वाली अदिति को बोला। अदिति आप इसके बात करिएगा, अभी दोनों ही अदिति को साथ में रख लेंगे। हाँ बोलो बोलो। बताइए। क्वेश्चन ये कह रहा है हाँ, कि जो ग्राफ प्लॉट किया गया है 1/v वर्सेस 1/substrate कंसंट्रेशन पे है, और जो सॉलिड लाइन है वो इनहिबिटर के एब्सेंस में है। ठीक है। इनहिबिटर की प्रेजेंस में है और इनहिबिटर का KI पूछ रहा है। बताओ फिर, निकालो क्या आई, निकाल सकते हो? नहीं सर, पहले की वो। अदिति कोथल, आप बताना चाहोगे? ऑनलाइन अभी बोल रहे थे ना बच्चे, अदिति ऑनलाइन की बात करो मैं। सर ये ग्राफ 1/v एंड 1/s कंसंट्रेशन में दिया गया है और यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द ग्राफ विदाउट एन इनहिबिटर एंड द डैश लाइन रिप्रेजेंट द ग्राफ विद एन इनहिबिटर, जिसका कंसंट्रेशन है 1 माइक्रोमोलर। सो इसमें से KI कौन सा, इनहिबिटर के साथ कौन सा KI होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, कैन यू सॉल्व इट? सो 1 मिनट। कैन यू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन? यस सर। अभी तो पूछा मैंने। हाँ तो इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है सर? पहला दिया गया है कि ये सॉलिड लाइन क्या है, इनहिबिटर, और ये ठीक है। अदिति कुछ बोलना चाहोगे इसमें, और क्या दिया गया है, क्या पूछा इसमें? KM दिया गया है। पूछा है? ठीक है, बता सकते हो KI का फॉर्मूला? किसी को पता? 2 अदिति, रुको बाकी नहीं, किसी को नहीं आया तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही अदिति हैं। बताओ KI का फॉर्मूला। अरे रुको रुको, KI का फॉर्मूला, इनहिबिशन का क्लास मिसिंग था क्या? तो रिकॉर्डिंग तो देखो मिसिंग। हाँ सर, एपरेंट KM, KI का फॉर्मूला, KI का फॉर्मूला बहुत सही, I/α-1। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चाहिए, पूछा क्या है? KI पूछा है। देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इफ यू आर नॉट गुड एट न्यूमेरिकल्स, नॉट गुड एट मैथ्स, तो पहले लिखो कि पूछा क्या है।
के आई। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के आई? अगर ये वाला भी नहीं पता होता तो एक फॉर्मूला तो सबको पता है इनविट्री फैक्टर का, जिसको मैनिपुलेट करके बनाया गया था, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन के। ये तो है, इसी से तो ये निकाला गया है ना, बोलो भाई। तो ये पता होना चाहिए वो फॉर्मूला जिसमें कहीं ना कहीं के आई आता हो। बस सीधी सी बात है, मुझे कैसे भी कर लो। अब आपको के आई निकालना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? 1 चाहिए, अरे 1 तो न्यूमेरिकली क्या चाहिए? आई कंसंट्रेशन, आई, और क्वेश्चन में कहीं कुछ दिया है आई और अल्फा? क्या दिया है? क्या दिया है? 1। क्या दिया है? आई की अल्फा, ये बताओ। आई दिया है, कितना दिया है? तो क्वेश्चन में 1 माइक्रोमोलर आई दिया है, तो क्या नहीं दिया है? तो ये कहां से निकालने के लिए सोच रहा होगा वो? मतलब हमें अल्फा क्या चाहिए? ये लॉजिक कनेक्ट कर गए। अब ग्राफ में क्या ढूंढना है? अल्फा। अल्फा ग्राफ में से कैसे निकाला जा सकता है? कौन सा इनहिबिटर है ये? देख के बताओ, ग्राफ में कैसा पता चल रहा है? कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, अनकॉम्पिटिटिव है? केएम क्या हो रहा है? कॉम्पिटिटिव है। और अगर देखोगे तो ये एक इंटरसेक्ट कहां कर रहा है? वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में के एम एपरेंट क्या होता है? के एम एपरेंट होता है अल्फा इंटू, यही होता है, बोलो भाई। अल्फा क्या होता है? के एम एपरेंट डिवाइडेड बाई, यहां से निकलेगा अल्फा और पुट होगा कहां पे? यहां पे। अल्फा निकालने के लिए के एम एपरेंट क्या है? के एम प्राइम कितना है? -1। और के एम प्राइम जो है वो -1 है, या प्राइम या एपरेंट जो भी बोलो, -1। अरे भाई ये देखो 1 अपॉन एस है, तो इसमें जो मिलेगा वो -1 अपॉन के एम एपरेंट मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा? -1 अपॉन के एम। तो पहले इससे जो है ये वैल्यूज ये समझ में आ रही है। अब इनको जो है लेके रखो, माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, रखने की कोई जरूरत। तो अगर देखो ध्यान से, 1 अपॉन के एम, ठीक है, -1 अपॉन के एम जो है वो -1 अपॉन 3 होगा, सॉरी 3 है ना। -1 अपॉन के एम कितना? -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो के एम क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3। 1 अपॉन के एम 3 है, तो के एम क्या हो जाएगा? 1 अपॉन। अब बताओ, अगर के एम एपरेंट जो है 1 अपॉन के एम एपरेंट 1 है, तो के एम एपरेंट क्या होगा? 1 ही तो रहेगा, 1 अपॉन 1 यानी 1। तो मुझे दोनों वैल्यू पता चल गई, के एम एपरेंट और के एम। पुट दिस वैल्यू हियर। के एम एपरेंट कितना होगा? 1। 3 सर। ये कितना है? के एम 1/3, तो 3 ऊपर जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 3, अल्फा की वैल्यू 3। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बताओ। यहां पुट कर लो, I/2 होगा ना। I कितना है? तो 2 करोगे तो कितना आएगा? 0.5 नहीं आया? 0.5। हाँ, आंसर 0.5। इतना इजी आंसर, लेकिन भागोगे तो क्या ही होगा? हाँ, नहीं आ रहा था? आ रहा था? नहीं आ रहा था, तुम कैसे आ गया फिर? चलो आगे चले। यस सर। सॉल्व करना है क्या? कंफ्यूजन बोलो, हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट जो है चलते हैं दिस वन। ऑनलाइन कोई इस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करना चाहेगा? यस सर। कौन है योद्धा? जरा नाम बताओ तो, नाम बताओ कौन है? प्रिया, ठीक है। आप तो 2 बार कर चुके हो, फिर से करना है? ठीक है, करो, कोशिश करो। सर मैं ट्राई करूं? कौन है, नाम बताओ। आस्था सर। हाँ, आस्था, ठीक है, करो। Sir, question is 2 experiments were performed on a peptide sample X. In experiment 1, treatment of X with DTT followed by blocking of free sulfur hydryl groups yield 2 polypeptides whose amino acid sequences are shown below. Sir, 2 sequences दिए गए हैं, इनका हमने DTT से ट्रीटमेंट किया है, और फिर सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि इन एक्सपेरिमेंट 2 X was treated with chymotrypsin, a protease that cleaves the कार्बोक्सी टर्मिनल ऑफ एरोमेटिक रेसिड्यूज। काइमोट्रिप्सिन जो है वो सर WYF के C टर्मिनल से उसको क्लीव करेगा।
द अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ 5 पेप्टाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट्स आर शोन बिलो। नीचे हमें जो पेप्टाइड्स ऑब्टेन हुए हैं वो दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो कहाँ कहाँ से लिंक्ड था। ठीक है। तो सर जब हमने पहले जो हमें सर इसका अप्रोच ये होगा कि हम जो नीचे पॉलीपेप्टाइड दिए गए हैं सर हम इनसे मतलब ट्राई करें कि जो हमें मिल रहा है और फिर ऊपर उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे सर फर्स्ट ऑप्शन में एलेनिन और फिनाइलएलेनिन दिया गया है, और सर फर्स्ट ऑप्शन में तो काइमोट्रिप्सिन जो है सर वो जब क्लीव करेगा तो WF सर उसके C टर्मिनल पे क्लीव करेगा तो हमें एलेनिन और फिनाइलएलेनिन के राइट साइड में क्लीव करेगा तो हमें ये दोनों मिल सकते हैं। ठीक है सर और सेकेंड में जो दिया गया है वो है एस्पार्जिन, सेकेंड 2 सिस्टीन, मिथ्योनिन एंड टायरोसिन जो दिया गया है। तो सर यहाँ पर ये जो गिवन है 2 सिस्टीन वेयर इट इज सर 2 सिस्टीन, मिथ्योनिन एंड टायरोसिन एंड एस्पार्जिन। हाँ सर सर A3 है और सर A9 है सर। कैसे? A3 और A9 कैसे? सर ऊपर फर्स्ट वाले पे देखिए सर A3 सिस्टीन, A3 और A9 अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए होंगे तो सर जब हम यहाँ पे टायरोसिन के बाद यहाँ पे क्लीव करेंगे तो हमें एस्पार्जिन, मेथियोनिन एंड टायरोसिन और 2 सिस्टीन मिलेंगे जो सेकेंड पेप्टाइड को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है। और सर फिर उसके बाद A3 A9 एक ये हो गया, फिर जो होगा फिर हमें थर्ड जो मिल रहा है उसमें मिल रहा है 2 सिस्टीन मिल रहा है, ग्लाइसिन मिल रहा है, लाइसिन, वेलिन और ट्रिप्टोफैन। तो सर ऊपर ग्लाइसिन कहाँ है? सर ग्लाइसिन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, लाइसिन 3A9 सर हम नीचे ऑप्शंस में भी देखेंगे सर तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा सर फर्स्ट वाला। सर 3 में बी सी डी में रेडी रहना सर बी सी डी में जो गिवन है वो A3 और A9 है। अब हम सर B2 एंड B9 को देखेंगे सर। B2 एंड B9 B2 इवेंचुअली बताओ, एक्सप्लेन करो, रीड आउट एंड एक्सप्लेन। ठीक है आस्था, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, बाकी आप सॉल्व करते रहो, अभी मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है यस सर। हाँ बताओ। सिटॉल से ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया है इसमें जो एक्स वाज ट्रीटेड विद काइमोट्रिप्सिन। अब दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट किया गया है अ प्रोटीन दैट क्लीव द कार्बोक्सिल टर्मिनल ऑफ एरोमेटिक रेसिड्यू। तो जो प्रोटीन क्लीव किया है वो एरोमेटिक रेसिड्यू के कार्बोक्सिल टर्मिनल पे किया है। ठीक है। द अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ 5 पेप्टाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट आर शोन बिलो। ठीक है। तो इन दोनों में यही हुआ है कि पहले हम DTT से किया है तो हमको ये दोनों मिला है वो पहला वाला, और दूसरे में जब हम इससे काइमोट्रिप्सिन से किया है इसको ट्रीट तो ये 4 मिले हैं। पूछा है बेस्ड ऑन द अवर रिजल्ट व्हिच सिस्टीन्स आर लाइक बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड इन पेप्टाइड एक्स। तो कह रहा है कि इसमें जो रिजल्ट मिले हैं ऊपर के इसमें कौन सा सिस्टीन से मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक करेगा सिस्टीन। हाँ ठीक है, कैसे अप्रोच करोगे? तो पहले तो सर जो काइमोट्रिप्सिन होता है वो WYF जो होते हैं अमीनो एसिड्स के उसको वो ब्रेक करता है। ठीक है। हाँ और DTT जो होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ता है। ठीक है। तो फिर सर यहाँ से एक सीक्वेंस बनाएंगे जो कॉमन मिलेगा, वहां से उसका बॉन्ड बना के देखेंगे कि कौन से बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। इतने से इंफॉर्मेशन कैसे निकलेगा? इसमें से अप्रोच करो, बताओ आंसर कौन सा होगा। आस्था बाकी का सॉल्यूशन बताना चाहोगे? यस सर। सर आंसर जो होगा वो C होगा सर। पहला तो हो गया था A3 A9
सर सेकंड जो B2 और B9 है सर, जब ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे तो जो हमें थर्ड वाला मिल रहा है ना, सिस्टीन, ग्लाइसिन, लाइसिन और वेलिन, हाँ B2 B9, और सर हाँ और E6 और B6 बनाएंगे, A6 एंड B6, तब हमें सर ये ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसीन, वेलिन और फिनाइलएलेनिन वाला पेप्टाइड मिलेंगे। ठीक है। दिव्यांजलि बताओ। A3 का किससे जुड़ रहा है, कैसे पता किया? अरे तो A3 का B6 वो आपने रटा हुआ है, B6 से नहीं होगा। मैं बता दूं A3 का B6 से नहीं होगा। ये सीक्वेंस देखेंगे ना, जो इसमें मैच कर रहा है वो सीक्वेंस इधर वाले से मैच कराएंगे। कैसे, उस कोशिश करो। आपका नाम? मोहिनी, एक्सप्लेन इट। उसने मतलब क्या है कि पीपीके से मतलब करना है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से मतलब कट करना है, तो इसमें जो बॉन्ड दिया था ना, टायरोसिन और मतलब ल्यूसीन दिया है, जो A6 सिस्टीन A6 और सिस्टीन B6 है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे मतलब कैसे अप्रोच किया आपने? A6 B6 बन रहा है, कैसे पता चला कि आपको A6 B6 के साथ बनाएगा? क्योंकि सर मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब तो हाँ ठीक है, तो A6 B9 से क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि सर मतलब डाइसल्फाइड क्योंकि सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड। अरे तो ये भी तो सिस्टीन है, A6 why not A? वो तो दूसरी बात है, ग्लाइसिन नहीं ग्लाइसिन जो कॉमन ग्लाइसिन नहीं हाँ हेमंत, बट एक्सप्लेनेशन पहले तो नोट करना पड़ेगा दोनों को। कुछ जरूरत ही नहीं है आगे, नहीं जरूरत है। जो मैंने अप्रोच बताया वो अप्रोच अप्लाई नहीं कर पा रहे हो कोई, अभी तीनों लोग किसी ने नहीं बताया। आस्था ने पूरा वही बताया जो मैंने क्लास में बताया है, और उसने आंसर निकाला है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसको अप्रोच कैसे करके आंसर तक पहुंचेंगे? ये मेरे पास इतना ही है, मुझे ड्रॉ की जरूरत नहीं है, इसी में जो करना है वो करना है। ठीक है आंचल, हाँ नहीं आ रहा है, क्लास में नहीं थे क्या उस दिन? तबीयत कैसे खराब हो जा रही है? टाइफाइड ऐसी अचानक से हो जा रहा है? आप टाइफाइड को हो जाओ क्या? टाइफाइड टाइफाइड खेल रहे हो? अनामिका, रिया, हाँ अब कैसे अप्रोच करोगे? नाम क्या था आपका? आपका नेहा रागिनी, ठीक है। नेहा बताओ। किसी ने नहीं बताया, सबका जो है वो होने वाला है। आ रहा है? हाँ तो बताओ रागिनी, नेहा ने बताओ। हाँ बताओ। सर इसमें मतलब कि जो भी पूरा पढ़ लिया पड़ा नहीं बस डायरेक्ट बताओ, पढ़ लिया तो बार हमने। सर इसमें जो मतलब कि सीक्वेंस मैच कराना है कि कौन सा सिस्टीन बॉन्ड मतलब किसके बीच बनेगा। तो सबसे पहले फोर्थ मतलब मेरे को फोर्थ वाला सबसे इजी लग रहा है, मैं उस पे जाऊंगी। तो इसमें जो सिस्टीन मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है वो ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसीन, वेलिन, एलेनिन के बीच में बनना है। तो वहां मैच करेंगे कि ये किसके बीच में पाया जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या एक्सप्लेन करिए रागिनी? तो आप लोग क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे? बनाने की जरूरत ही नहीं है। सर वो ल्यूसीन और ट्रिप्टोफैन A6 के बीच में पाया जा रहा है और यहाँ आइसोल्यूसीन, वेलिन जो है वो B6 में पाया जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया A6 और B6 के बीच में। तो ऐसे मतलब ऐसा निकल आ रहा है। बट और भी अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो फिर अब हम देखते हैं कि और दूसरा सिस्टम किसके बीच बनता है। तो ग्लाइसिन, लाइसिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, तो फिर वो मैच करेंगे। ठीक कहाँ है। मिल रहा है? कितने लोगों को नहीं आ रहा है समझ में कुछ भी? नहीं आ रहा है समझ में, ये ऑप्शन में मेरे को नहीं है। ऑनलाइन कितने लोगों को नहीं आ रहा है? देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो क्या करो, ये आपके पास पूरा पेप्टाइड है, एक पेप्टाइड और ये दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया हुआ है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब इसी को काइमोट्रिप्सिन से डाइजेस्ट कराना है। इसी को किससे डाइजेस्ट किया है? ये बोल रहा है ना, पहले एक्सपेरिमेंट में डीटीटी से ट्रीट किया गया था और दूसरे में। अब मैं इसी को पहले काइमोट्रिप्सिन से डाइजेस्ट कराऊं तो काइमोट्रिप्सिन कहां कहां कट करेगा? W के राइट साइड, Y पे करेगा, W। अच्छा पहले पे कहां कहां कट करेगा? पोजीशन बताओ, कहां कट करेगा? फिनाइलएलिन के लेफ्ट की राइट? कहां कट करेगा? तो क्या ये एक फ्रेगमेंट ये बनेगा? बना? दूसरा फ्रेगमेंट कितना बनेगा? नीतीश रुको, हाँ
इसी में दूसरा फ्रेगमेंट कितने अमीनो एसिड का बनेगा? दूसरा कहां कट करेगा? यहां पे कट करेगा, तो दूसरा फ्रेगमेंट यहां तक बनेगा। रिया, इसके आगे तीसरा फ्रेगमेंट कहां से कहां तक बनेगा वो बताओ? फ्रेगमेंट मैं पूछ रहा हूं, बोलो। सिस्टीन, A6, ल्यूसीन और ये बनेगा ना आंचल, इसके आगे। तो ये दो फ्रेगमेंट आपस में नहीं बनेंगे? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? ऊपर वाले फ्रेगमेंट में ऊपर वाला जो पेप्टाइड था उसको जब काइमोट्रिप्सिन से डाइजेस्ट किया तो कितने फ्रेगमेंट बन रहे थे? उसमें से कितने के पास सिस्टीन है? 3 के पास। एक के पास A3 है, एक के पास A6 है, A9। A9 के पास एस्पैराजीन है। A9 के पास क्या है? ठीक है, यानी कि जिस फ्रेगमेंट में एस्पैराजीन होगा वो इसमें क्या होगा? ये जो डाइजेशन वाले फ्रेगमेंट है इसमें जिसमें भी एस्पैराजीन होगा उसमें क्या होगा? A9। ये होगा ना? तो बताओ इसमें A9 कहां दिख रहा है? ठीक है, अब आगे देखो, नीचे वाला बताओ। अनामिका, कितना फ्रेगमेंट बनेगा? कितने अमीनो एसिड का? कौन कौन सा? शाहीन, यहीं तक बनेगा? यहीं तक बनेगा ना? नया यहां तक जाएगा? नहीं आ रहा है? हेमंत आगे, यही बनेगा। ठीक है, अब देखो A9 के साथ जो अमीनो एसिड था उसके साथ ही आएगा, तो एस्पैराजीन ये रहा। अब इसके साथ बाकी कौन से 2 अमीनो एसिड हैं? सिस्टीन तो रहेगा। हमेशा जब भी ऑप्शन में देखो काइमोट्रिप्सिन से 2 सिस्टीन वाले देखो, क्योंकि उन्हीं के बीच में क्या बना होगा? डाइसल्फाइड। ठीक है ना? अब उसके अगल बगल वाले अमीनो एसिड देखो, ये एस्पैराजीन आ रहा है, मतलब A9 इसमें होगा। अब बाकी देख के बताओ कौन सा फ्रेगमेंट होगा? और दूसरा 2 कौन है? मेथियोनिन और वो किस में आ रहा है? यानी ये यहां पे जोड़। ठीक है, क्या ड्रॉ करना था इसमें? अलग से कुछ ड्रॉ करने की जरूरत? वो यहीं से जैसा निकाला गया निकाल सकते थे, वो तो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने इतना तोड़ा, नहीं तो मैं ऐसे विजुअली भी देख सकता था। अब आगे बताओ हेमंत, तीसरा देख के बताओ। सिस्टीन तो रहेगा, बाकी देख के बताओ कौन से फ्रेगमेंट है ऊपर के, कौन कौन से है? अरे दिव्यांजलि, कौन सा बना? सेकंड, ये थर्ड वाला देखो और देख के बताओ कौन से फ्रेगमेंट है। ऊपर किस फ्रेगमेंट में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है किसी को? एकता बताओ, थर्ड का किस फ्रेगमेंट में? ग्लाइसिन और लाइसिन। यहां पे है, तो यहां पे B9 है। A9 A3 हो गया था, B9 के साथ अब ये हो गया ना? नेक्स्ट बताओ, अब तो बता दो दिव्यांजलि, इसको देख। B6 के साथ और क्या है? और कौन सा है? B6 में देखो क्या है? फिनाइलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ये 3 हो गए। ये 2 कहां है? तो किसमें क्या ड्रॉ करने की जरूरत थी? लेकिन फिर भी कहानी गड़बड़ है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग?